जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड चैनल में स्वागत है। मैं पवन लेके आया हूँ एनपीसीआई एग्जाम के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फ्री क्लासेस। देखिए, हम कल एनपीसीआई एग्जाम के पहले जो चैप्टर था ग्रुप नंबर 1 जिसका नाम था प्रारंभिक विद्युत का भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा विद्युत के बारे में, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्युत शब्द किसने दिया और किस वैज्ञानिक का कितना योगदान रहा, कल उसके बारे में हमने जाना। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले विद्युत से संबंधित तथ्य को जिन्होंने रखा उनका नाम था वैज्ञानिक थेल्स। ये 6वीं शताब्दी में आए और इन्हें यूनानी विज्ञान का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक थेल्स ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसे पदार्थ की खोज की जिनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। उसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथ प्रथम, जो कि ब्रिटेन की क्वीन थी, उनका एक चिकित्सक था जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट 1646 में कई ऐसे पदार्थों की खोज की जिनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था, जैसे कांच का छड़, रेशम का कपड़ा, ऊनी गलीचा, ऊनी कोट आदि पदार्थों की उन्होंने खोज की। उसके बाद क्या हुआ कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखने वाले पदार्थ जो थे, तो ये जो आकर्षित करने का गुण था, इस गुण को ही सर थॉमस ब्राउन ने 1646 में विद्युत शब्द से संबोधित किया। विद्युत शब्द जो है वो आपका एम्बर से आया है। एम्बर का ग्रीक में नाम होता है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैंने आवेश के बारे में बताया। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशित पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, धनावेशित पदार्थ होता है, ऋणावेशित पदार्थ होता है। उसके बाद आवेश जो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर हिंदी में बोले तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये नामकरण जो है वो किसने किया था, तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम आगे देखें यहाँ पे आवेश का बीजगणितीय योग। आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है कि इसमें जो टोटल आवेश होता है उसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश जितने भी आवेश किसी भी पदार्थ में दिया होगा उसके हिसाब से आपको इसको जोड़ना है। तो आवेश के बीजगणितीय योग के विषय में हमने जाना। उसके बाद हम क्या करें कि आवेश के विषय में जानकारी अभी आपको देना है। आवेश क्या है, आवेश के बारे में कल मैं बताया, लेकिन एक बार और मैं आवेश के बारे में बताऊंगा कि प्रॉपर आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश की इकाई क्या है ना, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम चालू करते हैं आवेश। तो देखिए, आवेश आप साथ साथ नोट भी बनाते जाइए, है ना, और इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखते जाइए। चार्ज, देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो चार्ज हम किसको कहते हैं, चार्ज हम कहते हैं विद्युत धारा और समय के गुणनफल को चार्ज कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से दर्शाया जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं आवेश क्या है। तो आवेश है किसी पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है, तो कल मैं इससे संबंधित आपको फॉर्मूला भी बताया था। आवेश को Q से दर्शाया जाता है, आवेश को Q से दर्शाया जाता है। अगर मैं आवेश के फॉर्मूला की मैं बात करूं तो Q बराबर होता है हमारा A इंटू टी। A मतलब होता है एम्पियर और T मतलब क्या होता है आपका टाइम, मतलब समय। तो ये आवेश का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये आवेश का सूत्र है Q बराबर पे A इंटू टी। ठीक है, तो अब आवेश की अगर बात करें, सूत्र हो गया Q
बराबर ए इंटू टी। अगर हम इसके इकाई की बात करें तो आवेश की इकाई कैसे बनाएंगे? आवेश की इकाई की अगर बात करें तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो क्या हो गया? एम्पियर। और समय का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? आपका सेकेंड। तो आवेश की यूनिट क्या बन गई? एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखिए, ये तो आवेश के फॉर्मूला के हिसाब से आपका मात्रक बना है, लेकिन आवेश का एक मानक मात्रक होता है जो कि होता है कूलाम। आवेश की मानक इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। और कूलाम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। कूलाम को C से दर्शाया जाता है, कूलाम को C से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कूलाम को आवेश की इकाई अगर सूत्र के हिसाब से बात करें तो एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश की मानक इकाई कूलाम होती है और कूलाम को C से दर्शाया जाता है। देखिए, कूलाम जो है एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम ने ही आवेश से संबंधित 2 नियम दिए थे। वो जब हम आगे करेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा कि चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम के द्वारा कौन से 2 नियम दिए गए थे। ठीक है, तो ये होता है कूलाम। अगर अपन बात करें आवेश कैसी राशि है, तो आपको ये बात याद रखना है कि आवेश किस प्रकार की राशि है। तो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आवेश अदिश राशि है। कई बार एनपीसीएल एग्जाम में इसके अलावा जब मैं पेपर एनालिसिस किया तो उसमें मैं देखा कि आवेश किस प्रकार की राशि ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, तो आवेश एक अदिश राशि, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा और भी एग्जामों में आवेश की इकाई, आवेश किस प्रकार की राशि है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। अगर अपन बात करें, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए, आवेश का सूत्र मैंने बता दिया, आवेश की इकाई मैंने बता दिया, आवेश की मानक इकाई बता दिया, आवेश किस प्रकार की राशि है ये भी मैंने बता दिया। अब आवेश के बारे में आपको एक बात और मैं बताता हूं कि आवेश जो होता है एक कूलाम बराबर कितना होता है, ये वैल्यू क्या करना है आपको याद रखना है कि एक कूलाम बराबर के कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁹ स्थैत कूलाम होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्थैत कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश से संबंधित आपको इतना ही बात याद रखना है। चलिए, अब अपन आगे बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, यहां से हर एक एग्जाम में, इवन एसएससी जेई के भी प्री में भी यहां से न्यूमेरिकल पूछता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अगर अपन बात करें आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आवेश, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को या इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
नहीं किया जा सकता है। इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, कि आवेश को अनिश्चित भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि आवेश को निश्चित भागों में ही विभाजित किया जा सकता है, अनिश्चित भाग में नहीं विभाजित किया जा सकता। यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो यहाँ पे जो आवेश के क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q बराबर N इंटू E। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको नोट करके रखना है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। Q बराबर पे क्या होता है, N इंटू E। अब मैं यहाँ पे बता देता हूं कि N क्या है यहाँ पे। तो N जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, या आप कह सकते हैं उसके मान को दर्शाता है। आवेश का क्वांटीकरण में ये आपको याद रखना है कि Q बराबर N इंटू E होता है। N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है और E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को दर्शाता है। अभी जब मैं इसके आगे आपको करवाऊंगा कि परमाणु संरचना, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, अणु पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो भी उसमें छोटे छोटे उसके वैल्यू होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है Q बराबर N इंटू E। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे विद्युत। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण हो गया, अब आएगा आपका विद्युत। विद्युत क्या है, विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए विद्युत, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि विद्युत अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वह हर एक पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ये प्रारंभिक परिभाषा थी, अपन उसी को लिखेंगे। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी विद्युत बोलते हैं, और आवेश की गति को भी, आवेश के गति को भी क्या बोला जाता है, विद्युत कहा जाता है ना। तो अभी मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो विद्युत क्या है, विद्युत है आपका कि वह पदार्थ जिसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वह विद्युत कहलाता है, वह विद्युत कहलाता है। तो वह पदार्थ जिसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वह विद्युत कहलाता है। अब ये क्या है, विद्युत की अगर ये परिभाषा बता दी है अपन, मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको। विद्युत के बाद क्या होता है, विद्युत के प्रकार होते हैं। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थिर विद्युत, ठीक है, इसी को बोला जाता है घर्षण विद्युत, इसी को बोला जाता है घर्षण विद्युत। एक होता है आपका गतिक विद्युत, ठीक है। तो एक होता है आपका स्थिर विद्युत, उसी को बोला जाता है घर्षण विद्युत, और एक होता है आपका गतिक विद्युत। देखिए कल अपन क्या किए थे कि स्थिर विद्युत के बारे में हम क्या पढ़े कि कांच की छड़ को जब एम्बर के साथ रगड़ा गया
तो कांच की छड़ में न्यूनाधिक मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसी को हम क्या बोले वहां पे कि विद्युत। लेकिन ये जो विद्युत था, इस पर जो आकर्षित करने का गुण आया था, इस पर जो आवेश थे वो क्या थे, स्थिर थे। स्थिर का मतलब ये है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो स्थिर विद्युत की परिभाषा की अगर बात करें, यहाँ पे अपन लिखते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत इसी को बोला जाता है घर्षण विद्युत। आपको ये दोनों नाम याद रखना है, एग्जाम में दोनों में से कोई से भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या बनेगी कि भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी, एक मिनट मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। है ना, तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपना स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत को ही बोला जाता है घर्षण विद्युत। ठीक है, तो स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत किसको बोलते हैं? तो भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों को, आप समझिए, स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि कल हम क्या कर रहे थे कि जो कांच का छड़ था उसको एम्बर की छड़ के साथ, या एम्बर के कोई भी पदार्थ बना हो, कपड़ा हो, छड़ हो, उसके साथ जब हम रगड़ रहे थे तो रगड़ने पर ही उस पर क्या हो रहा था, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जब हम उसको नहीं रगड़ रहे थे तब उसमें हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण नहीं था, इस अर्थात वह क्या था, निष्क्रिय अवस्था में था। तो क्या है स्थिर विद्युत? क्या है, इसमें आवेश कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा कि स्थिर विद्युत क्या है। स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत में क्या होता है, ये जो इस विद्युत है वह घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसमें आवेश, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। दूसरा जो है अपना वो है गतिक विद्युत। आप इसको नोट भी करते जाइए, गतिक विद्युत। ठीक है, इसको अपन डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, गतिक विद्युत। तो गतिक विद्युत क्या है, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत
गतिमान आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का अध्ययन किया जाता है गतिक विद्युत कहलाता है। गतिक विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब जो अपन करेंगे, अब जो कि मैं आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। तो वो जो विद्युत धारा है वो है गतिक विद्युत। गतिक विद्युत को ही सामान्य तौर पर विद्युत धारा से संबोधित किया जाता है। तो अपन अभी आगे जो करेंगे वो करेंगे गतिक विद्युत। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा क्या है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है ये गतिमान आवेशों। गतिमान आवेशों का मतलब क्या कि वह आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता हो वो क्या कहलाता है, गतिमान आवेश कहलाता है ना। क्या कहलाता है, गतिमान आवेश कहलाता है। उसी को क्या कहा जाता है, गतिक विद्युत कहा जाता है। तो गतिमान आवेश से को समझने से पहले, या माफ कीजिए, गतिक विद्युत को समझने से पहले हमको परमाणु की संरचना के विषय में समझना होगा कि परमाणु की संरचना क्या है ना। और इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसी से ही आपका गतिक विद्युत क्या होता है, यहां से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, गतिक विद्युत को समझने से पहले हम परमाणु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आप इसको मिटा लीजिए।